वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 575 है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। ऑलमोस्ट सारा स्टैटिक कवर हो गया है एक बार कम से कम। ज्योग्राफी हिस्ट्री के कई प्रश्न दो बार तीन बार हो गए हैं, अच्छे से उनका रिवीजन कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लगाते हैं 2020 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे स्क्रीन पर एक प्रश्न इस तरह के पूछ लेते हैं यूपीएससी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर करिए। तो हाल ही में समाचारों में रही सिजोथोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस है क्या ये? इसके संदर्भ में विचार करिए जरा। सिजोथोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस समाचारों में रही, इसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। यह मछली की एक प्रजाति है और यह भारत के पश्चिमी घाट में खोजी गई है। बताइए। देखिए, हर चीज़ वेस्टर्न घाट में नहीं मिलेगी। हाँ, मछली की प्रजाति है ये सिजोथोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस। तो केवल एक इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में बहने वाली दो नदियां हैं, सिकु और सिरुम के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के सियांग डिस्ट्रिक्ट में खोजी गई है ये, तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर है। तो देखिए, सिजोथोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई नई मछली की एक प्रजाति है और मछली की यह नई प्रजाति सिजोथोरैक्स वर्ग से संबंधित है। इस नई प्रजाति का नाम अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में बहने वाली नदियां सिकु और सिरुम के नाम पर रखा गया, जहां से इसे खोजा गया था, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सिकु और सिरुम नदियां कहाँ बहती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं, सियांग डिस्ट्रिक्ट में। बेबी ड्रैगन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, बेबी ड्रैगन विशेष रूप से दक्षिणी यूरोपीय कास्ट क्षेत्र में पाया जाने वाला एक दुर्लभ जलीय जीव है। इसे आधिकारिक रूप से यानी ऑफिशियली ओल्म कहा जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में वुल्नरेबल श्रेणी में इसको रखा गया है, मतलब सुभेद है ये। इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है क्या? बेबी ड्रैगन से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। विशेष रूप से दक्षिणी यूरोपीय कास्ट क्षेत्र के प्रदेशों में पाए जाने वाला दुर्लभ जलीय जीव है और आधिकारिक रूप से इसको ओल्म कहा जाता है और IUCN की रेड लिस्ट में वुल्नरेबल है। ये सारे के सारे करेक्ट हो गए, बी है इसका आंसर। तो देखिए, दक्षिणी यूरोपीय कास्ट क्षेत्र की अंधेरी गुफाओं के जल में एक बेहद दुर्लभ जलीय जीव पाया गया है, जिसे बेबी ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। यह एक दशक में केवल 1 या 2 बार अंडे देता है। बेबी ड्रैगन को ऑफिशियली ओल्म कहा जाता है। यह उपनाम इन प्राणियों ने मध्यकालीन युग के दौरान अर्जित किया, जब स्थानीय लोगों का मानना था कि वे छिपकली जैसे दिखने के कारण ड्रैगन के वंशज थे। ठीक है। इनके लंबे पतले शरीर तथा 4 पैरों के कारण इन्हें मानव छिपकली कहा जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में वुल्नरेबल है ये, सुभेद श्रेणी में इसको रखा गया है। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर आयोग के स्थायी सदस्य हैं? क्या भारत हिंद महासागर आयोग का स्थायी सदस्य है? नहीं है, पर्यवेक्षक था 2020 में, इसलिए इम्पोर्टेंट है प्रश्न। मेडागास्कर हिंद महासागर आयोग का स्थायी सदस्य है। मॉरिशस स्थायी सदस्य है। सेशेल्स स्थायी सदस्य है। श्रीलंका नहीं है। तो 1, 3, 5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, हिंद महासागर आयोग एक अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में बेहतर सागरीय अभिशासन की दिशा में कार्य करता है। इस अंतर सरकारी निकाय की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी, 1984 में। इसमें मेडागास्कर, सुनते रहिए, इंपॉर्टेंट है, कोमोरोस और ला रियूनियन यानी फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र, मॉरिशियस और सेशेल्स शामिल हैं। फिर से सुन लीजिए, मेडागास्कर, मॉरिशियस, सेशेल्स, कोमोरोस और ला रियूनियन। ना भारत है, ना श्रीलंका है, ना पाकिस्तान। मार्च 2020 में भारत हिंद महासागर आयोग यानी इंडियन ओशियन कमीशन की सेशेल्स में होने वाली मंत्रिपरिषद बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था। पर्यवेक्षक था भारत 2020 में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रश्न, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNCS के निर्णयों को मानने के लिए बाध्यकारी होते हैं। इसके सभी अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूनाइटेड किंगडम वर्ष 2020 और 21 के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है। देखिए 5 देश इसके स्थायी सदस्य हैं, उसमें यूनाइटेड किंगडम भी स्थायी है, तो अस्थायी कहाँ से चुना जाएगा? 2 वर्षों के लिए, गलत है। हाँ, इसके अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और पहला वाला भी करेक्ट है, जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके लिए इसके द्वारा दिए गए निर्णय बाध्यकारी होते हैं, तो केवल 1 और 2 और 3 से पूरा स्टेटमेंट कट जाता है, ये भी कट जाता, ये भी कट जाता, ये भी कट जाता। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC कुल 15 सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें 5 स्थायी हैं और 10 हैं अस्थायी। ये जो अस्थायी हैं ये 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं, मतलब इसका कार्यकाल जो है किसी दूसरे देश को दे दिया जाता है। तो 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। भारत इसमें नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। पशुजन्य रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये कशुरुकी जीवों से मनुष्यों तक पहुंचता है और ये केवल विषाणु और जीवाणु जनित हो सकते हैं। पशुजन्य रोग, इनको जूनोटिक डिसीज़ भी कहते हैं। तो वर्टिब्रेट से मनुष्यों में पहुंचती है ये? बिल्कुल। अगर यहाँ अकशेरुकी होता तो गलत हो जाता पहला स्टेटमेंट। ये केवल वर्ड दुखदाई होता है, ब्लंडर मचा दिया इसने। देखिए विषाणु से भी हो सकता है, जीवाणु से भी हो सकता है, कवक से भी तो हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट। तो पशुजन्य रोग कवक जनित, जीवाणु जनित, विषाणु जनित या परजीवी जनित हो सकते हैं, गलत है दूसरा स्टेटमेंट। देखिए पशुजन्य रोग यानी जूनोसिस रोग या संक्रमण ऐसा संक्रमण है जो स्वाभाविक रूप से कशेरुकी मतलब वर्टिब्रेट प्राणियों से मनुष्यों में पहुंचता है। इस प्रकार प्रकृति में पशुजन्य या जूनोटिक संक्रमण को बनाए रखने में पशु एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक संख्या 6 पर आ जाइए। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCRC के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, ये कन्वेंशन 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के व्यवसाय में कार्य करने पर प्रतिबंध आरोपित करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1989 में अपनाया गया था। भारत द्वारा इस कन्वेंशन को अनुमोदित नहीं किया गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि भारत इस तरह के कन्वेंशन पर हस्ताक्षर ना करे? नहीं हो सकता, कर दिया है भारत ने, गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। अच्छा 18 वर्ष से कम है, 14 वर्ष से कम है, बताइए। 18 से कम ही है, 1989 में अपनाया गया था। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया गया था, जो 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को किसी भी प्रकार के व्यवसायों में लगाने पर प्रतिबंध आरोपित करता है। पहला और दूसरा सही हो गया। भारत द्वारा UNCRC को वर्ष 1992 में अनुमोदित किया गया था, मतलब 3 साल के बाद ही कर लिया था इंडिया ने, इसलिए गलत है तीसरा स्टेटमेंट। यह जो कन्वेंशन है बच्चों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए ऐसे कार्यों की पहचान करके उन्हें मान्यता देता है जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं तथा जिनसे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो सकती है। तो भारत शामिल हो गया था इसमें 1992 में, गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, राइट्स इशू स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अतिरिक्त पूंजी जुटाने की एक प्रक्रिया है। राइट्स इशू प्रक्रिया में नए निवेशकों को अवसर नहीं दिया जाता। नए निवेशक नहीं शामिल हो सकते क्या इसमें? करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो राइट्स इशू का अभिप्राय एक ऐसे तंत्र से होता है जिसके द्वारा कंपनियां अपने मौजूदा शेयरधारकों से अतिरिक्त पूंजी जुटा सकती हैं। इस तंत्र का प्रयोग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा किया जाता है और इस तंत्र में केवल कंपनी के मौजूदा शेयरधारक ही भाग ले सकते हैं।
और कंपनी के अतिरिक्त शेयरों को खरीद सकते हैं वही लोग। इस प्रकार इस तंत्र में नए निवेशकों को अवसर नहीं दिया जाता। फिर से सुन लीजिए ये वाली लाइन। इस तंत्र में केवल कंपनी के मौजूदा शेयर धारक ही भाग ले सकते हैं और कंपनी के अतिरिक्त शेयरों को खरीद सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार इस तंत्र में नए निवेशकों को अवसर नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। यह अफ्रीकी ग्रेट लेक्स क्षेत्र के भीतर पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। इसके उत्तर पूर्व में अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। अफ्रीकी महाद्वीप की 3 महान झीलें आंशिक रूप से यहाँ अवस्थित हैं। इसका सबसे बड़ा शहर एवं बंदरगाह दार एस सलाम है। इससे कटेगा पूरा स्टेटमेंट ये वाला किलिमंजारो से। तंजानिया है इसका उत्तर। तंजानिया ये तो सट रहा है ना हिंद महासागर से। इसने क्या बोला है कि बीच में स्थित है, मध्य में, पूर्वी के कांगया अफ्रीका का देश है। इसके उत्तर में अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो है। यह अफ्रीकी ग्रेट लेक्स क्षेत्र के भीतर पूर्वी क्षेत्र का एक देश है। ठीक है, तो किलिमंजारो से उड़ जाता है पूरा तंजानिया। तो देखिए तंजानिया जो है अफ्रीकी ग्रेट लेक्स क्षेत्र के भीतर पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। इसके उत्तर में युगांडा हो गया, पूर्वोत्तर में केन्या हो गया, पूर्व में कोमोरो द्वीप हो गया और हिंद महासागर है। दक्षिण में मोजाम्बिक है, मलावी है। दक्षिण पश्चिम में जाम्बिया है। पश्चिम में रवांडा, बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अवस्थित हैं। अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो तंजानिया के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। अब देखिए अफ्रीकी महाद्वीप की 3 महान झीलें आंशिक रूप से तंजानिया के भीतर अवस्थित हैं। जो विक्टोरिया झील है वो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। जो टेंगानिका झील है वो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील है। जो मछली की अनोखी प्रजातियों के लिए जानी जाती है, कौन सी? टेंगानिका झील, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील है। अच्छा देखिए, और दक्षिण पश्चिम में न्यासा झील अवस्थित है। तो इन सबको याद रखना। दार अस सलाम तंजानिया का सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह भी है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रही जेट जीरो पहल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए जेट जीरो पहल का मुख्य उद्देश्य अटलांटिक पारगमनीय उड़ानों को कार्बन मुक्त बनाना है। यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की एक पहल है। अधिकतर स्टेटमेंट इस तरह के कटते हैं, तो इस मंत्रालय की पहल है, इस संस्था की पहल है, इस संगठन की पहल है। गलत है ये भी, पहला वाला सही है। अटलांटिक पारगमनीय उड़ानों को कार्बन मुक्त बनाना है जेट जीरो पहल के तहत, वन ओनली। तो जेट जीरो पहल का मुख्य उद्देश्य अटलांटिक पारगमनीय उड़ानों को कार्बन मुक्त बनाना है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने उड्डयन क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से जेट जीरो योजना पर कार्य करने की घोषणा की है, न कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ने। गलत है दूसरा स्टेटमेंट। किसने? यूनाइटेड किंगडम ने। देखिए जेट जीरो परियोजना का कार्य करने के लिए जेट जीरो काउंसिल का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों यथा उड्डयन क्षेत्र से जुड़े लोगों पर्यावरण समूहों और सरकार के नेताओं को एक साथ लाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्रश्न। ये आ गया एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न। रुपए कार्ड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। आपने सुना होगा मास्टर कार्ड के बारे में, वीज़ा कार्ड के बारे में, रुपए कार्ड के बारे में। जो नए बन रहे हैं चिप वाले रुपए कार्ड हैं वो, इसका उपयोग केवल भारत में भुगतान के लिए किया जा सकता है। केवल भारत में चलता है। इसके माध्यम से डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों प्रकार के भुगतान किए जा सकते हैं। क्या? देखिए डेबिट कार्ड अलग होता है, क्रेडिट कार्ड अलग होता है। अगर आपको मोबाइल परचेज़ करना है ऑनलाइन, आप चाहते हैं कि एक साथ 60-70 हज़ार रुपये, 50 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार, जितना भी एक साथ नहीं देना चाहते, तो क्रेडिट कार्ड लेकर कुछ ब्याज के साथ आप उसको चुका सकते हैं हर महीने थोड़ा। लेकिन बहुत सारे किसी डेबिट कार्ड पर भी ये सुविधा मिल जाती है, लेकिन सब पर नहीं मिलती। लेकिन यहाँ रुपए कार्ड ऐसा नहीं है, केवल भारत में भुगतान के लिए यूज़ होता है। भारत में होता है, भारत के साथ सिंगापुर, भूटान में भी है, संयुक्त अरब अमीरात में भी ये काम करेगा। इसके माध्यम से डेबिट और क्रेडिट दोनों प्रकार के भुगतान किए जा सकते हैं। करेक्ट है।
दूसरा वाला करेक्ट है, केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा बी। इस तरह के पूछ लेती है प्रश्न यूपीएससी। देखिए, रुपए भारत में अपनी तरह का पहला घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान नेटवर्क है। यह नाम रुपए और पेमेंट 2 शब्दों से मिलकर बना है रुपे, जो इस बात पर जोर देता है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतानों के लिए भारत की स्वयं की पहल है। देखिए, इस कार्ड का उपयोग भारत के अलावा सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन और सऊदी अरब में लेन देन के लिए भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है केवल भारत में। ठीक है, इस चीज़ को क्यों लाया गया? क्योंकि बाहर जो है फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट जो है वो चार्ज करती हैं, इसलिए भारत ने रुपए कार्ड को अपना घरेलू नेटवर्क बनाया। कब इसको लाई थी एनपीसीआई? 2012 में इसको लॉन्च किया गया था। 8 साल हो गए कम से कम। तो इससे आप क्रेडिट कार्ड का भुगतान भी कर सकते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आपको ईएमआई पर इसमें आप खरीद सकते हैं चीज़ों को, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम। ठीक है, तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार कर लीजिएगा। यूपीएससी टैबलम टोल कर रही है, डेट दे रही है 28 से 30 कर दिया। होना कुछ है नहीं, 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो जाएगा। अपना समय ना बर्बाद करें। धन्यवाद।